हमारी पृथ्वी अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है, जिसे समय समय पर इन आर्कियोलॉजिस्ट के खोज ने पूरी दुनिया को पृथ्वी के इतिहास से जुड़ी दिलचस्प कहानियां बताई हैं। तो आज के हम अपने इस वीडियो में पृथ्वी से निकाली गई उन 5 सबसे बड़ी खोज को शेयर करेंगे। तो चलिए जानते हैं। धरती में हम इंसानों की शुरुआत में कई प्रजातियों में से एक प्रजाति निंदरथल्स और होमोसेपियंस थे। हमारे पूर्वज होमोसेपियंस थे और ये निंदरथल्स लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो चुके हैं और उनके विलुप्त होने के पीछे कोई बड़ी तबाही, बीमारी या मौसम में बदलाव कारण बताया जाता है। लेकिन हमें आज तक ये पता नहीं चल पाया कि एग्जैक्टली कब से होमोसेपियंस की शुरुआत हुई थी। अब तक के मिले हुए अवशेषों में सबसे पुराना अवशेष 1,95,000 साल पुराना था। लेकिन 1960 में मोरक्को के जबल इरहुद गुफा में माइंस वालों को खुदाई के दौरान अचानक से दीवार में एक खोपड़ी मिला, जिसे उन्होंने अपने इंजीनियर मालिक को दे दिया। उन्हें लगा कि ये कोई आम सी खोपड़ी होगी, तो उन्होंने उसे अपने घर में एक शोपीस की तरह रख लिया। किसी तरह से ये खोपड़ी आखिरकार रबात यूनिवर्सिटी वालों के हाथों लगी। मोरक्को और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने इरहुद को अपने अंडर में ले लिया और वहाँ अपने लोगों के साथ खोज करना शुरू किया। इस टीम ने 30 अलग अलग स्पीसीज की खोज वहाँ की और साथ ही उन लोगों को उस समय में इस्तेमाल होने वाले औजार भी मिले। जब इस खोपड़ी पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये 3 लाख साल पुराना खोपड़ी है और एक होमोसेपियंस भी। बस इस स्कल और आज के मॉडर्न स्कल में एक बड़ा अंतर ये है कि उनका ब्रेन केस यानी जहाँ दिमाग मौजूद होता था वो हमारे मुकाबले में काफ़ी बड़ा होता था, जिसका सीधा मतलब है कि वक्त के साथ साथ दिमाग का काम करने का तरीका में बदलाव होने की वजह से आज का स्कल छोटा हो गया है और इस वजह से हमारा ब्रेन उनसे कई गुना ज़्यादा तेज़ काम करता है, जिसका सीधा सा एग्जाम्पल हमारे आज के डेवलप्ड एरिया जहां हम रहते हैं, हमारे काम करने का तरीका, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होना। और इसी के साथ हमें पता लग गया कि होमोसेपियंस की शुरुआत कब हुई थी। लेकिन हो सकता है कि इससे भी पुराना स्कल अभी भी हमारी नज़रों से कहीं छुपा हो। पैलियोंटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो लाखों साल पुराने फॉसिल्स को ढूंढते हैं, उन पर स्टडी करते हैं। वैसे तो हर नई खोज पैलियोंटोलॉजी के क्षेत्र में रोमांचक होती है, इसलिए सबसे बड़ी खोज को अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 1824 में विलियम बकलैंड ने मेगलोसॉरस की खोज ने डायनासोर्स को उस समय के सभी आम जानवरों से अलग पहचान दिलाई थी, क्योंकि इससे पहले डायनासोर्स को हर आम जानवरों की तरह ही देखा जाता था। फिर सर रिचर्ड ओवन ने साल 1841 में इस विलुप्त प्रजाति का नाम डायनासोर्स रखा था, जिसमें ग्रीक भाषा में डायनोस मतलब खतरनाक और सॉरस मतलब छिपकली होता है। एक वक्त था जब पूरी धरती पर डायनासोर्स रहा करते थे, यहाँ तक के एंटार्क्टिक पोल्स में भी। हाँ, लेकिन उनके शरीर में ठंड झेलने के लिए फर होता था, जिसकी खोज अभी कुछ सालों पहले ही हुई है। हाँ, लेकिन इनकी कई तरह की प्रजातियाँ थीं, जिनमें कुछ बहुत सुस्त होते थे तो कोई बहुत फुर्तीले, कोई मांस खाता था तो कोई पत्ते खाता था, कोई 4 पैरों में चलता था तो कोई 2 पैर में तेज रफ्तार में दौड़कर अपनी शिकारी का शिकार करते थे। साल 2005 में पेटागोनिया में टाइटानोसॉर की खोज हुई। इसकी खोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, और तहलका मचे भी क्यों ना, क्योंकि जब से पृथ्वी की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक ये धरती पर चलने वाला सबसे बड़ा जीव था, जिसका वजन 60,000 kg तक भी होता था। हमारी सोच से कई गुना ज्यादा विशाल। लेकिन जब ये विलुप्त हो सकते हैं तो हम इंसानों का क्या। इजिप्टोलॉजिस्ट वो होते हैं जो प्राचीन मिस्र की परंपराओं, उनके ममिफिकेशन के तरीके, मकबरे की खोज, उनका कल्चर का स्टडी करते हैं। तूतनखामन की मकबरे की खोज इजिप्टोलॉजिस्ट की कई सारी खोज में सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि उसकी मकबरे के अंदर से निकला खजाना उस वक्त के राजशाही और ठाट बाट को सबसे अच्छे से दर्शाती है। लेकिन उनकी खोज कैसे हुई ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं ये थे कौन। तकरीबन 1342 BC में 9 साल की उम्र में राजगद्दी संभालने वाले प्राचीन मिस्र के फ़ारो और 19 साल का होते होते कई अलग अलग बीमारियों की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। साल 1915 में हावर्ड कार्टर अपनी टीम के साथ मिलकर तूतनखामन के मकबरे को ढूंढने का काम शुरू किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतनी कम उम्र में मौत की वजह से उनका मकबरा बनकर तैयार ही नहीं हुआ था और जल्दी जल्दी में आम पिरामिड को उनका मकबरा बना दिया गया, जिसकी वजह से ये मकबरा 1922 के नवंबर में खोज निकाला गया। चूँकि वो मकबरा एक इजिप्शियन फ़ारो का था तो उन्हें यूं ही खोल कर अंदर घुस नहीं सकते थे। 3 महीने बाद सभी ऑफिशियल से इजाज़त मिलने के बाद 17 फरवरी 1923 को दिन में 2 बजे सील तोड़ दिया गया।
खुलने के बाद 5398 चीज़ें वहाँ से निकाला गया और जैसा कि इजिप्शियन अपने राजा की ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ को मकबरे में डाल देते थे, उसी तरह तूतनखामन से जुड़ी वो सारी चीज़ें थी जिसमें ज़्यादातर सभी चीज़ें सोने की थी, जैसे सोने का ताबूत, फेस मास्क, फर्नीचर, चप्पल, कपड़े, खाना, वाइन, बहुत कुछ। ये मकबरा पूरे सीलिंग तक सामान से भरा हुआ था। कहा जाता है कि इस मकबरे में तूतनखामन का श्राप है। जिसने भी तूतन की कब्र को खोला या उन पर रिसर्च किया, उन सभी की कुछ महीने के अंदर ही असामान्य मृत्यु हो गई। जैसे तूतन की कब्र की खोज करने वाले कार्टर की मौत मकबरे की खोज के 4 महीने के अंदर ही हो गया। और भी कई सारे किस्से सामने आए, लेकिन ये श्राप एक किस्सा है या अफवाह, पता नहीं। तूतन के मकबरे की खोज के बाद लगभग 85 साल बाद 4 नवंबर 2007 को तूतनखामन की मम्मी को अंडरग्राउंड मकबरे में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इंसान का इतिहास और उनके बचे हुए अवशेषों पर रिसर्च कर स्टडी करते हैं। पोम्पई शहर इटली में ढूंढा गया आर्कियोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा खोज है। एक शहर जो कभी खुशहाल भरा पूरा हुआ करता था, 170 एकड़ में फैला हुआ, लगभग 6 से 7 BC में बनकर तैयार हुआ था, जिसे सुरक्षा देने के लिए बाहरी तरफ दीवार बनाई गई थी और उन दीवारों में 7 गेट थे, जहां मंदिर, होटल, दुकानें, बेकरीज, स्विमिंग पूल, प्राइवेट विला, स्टेडियम, हर कुछ था। वो रातों रात तबाह होकर वीरान हो गया। कई सारे इतिहासकार का कहना है कि माउंट वेसुवियस के अचानक फटने के कारण ज्वालामुखी के अंदर से निकला गैस, राख, चट्टानों का गुबार जो आसमान में 26 किलोमीटर ऊंचाई तक फैल चुका था। ये धुआं और जहरीली गैस की बादल पोम्पई पर बरसने लगी। हजार लोग इससे मारे गए। जो जैसी हालत में था उसकी वैसी ही मौत हो गई और पूरा का पूरा शहर 30 से 32 फीट मोटी ज्वालामुखी धूल की एक घनी परत के अंदर ढक गई। फिर भी आज 1900 साल बाद भी वहाँ की घर, मंदिर सब वैसे के वैसे हैं, बस उन सभी का छत नष्ट हो गया है। हादसे के गुजरने के कई शताब्दी तक पोम्पई लोगों की नजर से छिपा था। 1748 को नेपल्स के राजा ने पोम्पई की खोज करने का परमिशन दे दिया। आज 250 सालों बाद भी यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट खोजबीन कर ही रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि प्राचीन शहर पोम्पई का 2/3 हिस्सा ही खोजा गया है और बाकी अभी ढूंढना बाकी है और मात्र 1/3 हिस्सा ही आम पब्लिक के लिए खोला गया है, जिसमें 500 घरें हैं। लेकिन फिर भी यहाँ हर साल 30 लाख से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। 2021 AD में रहकर 79 AD की इस घटना को आज भी लोग महसूस कर सकते हैं। तभी तो वहाँ के लोग इसे एन एंशिएंट टाउन फ्रोजन इन टाइम कहते हैं। पृथ्वी के इतिहास में सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक लगभग 650 लाख साल पहले जब एक एस्ट्रॉयड मेक्सिको के युकाटन के समुद्री तट से टकराया था। ये टकराव इतना विनाशकारी था कि उस समय के पेड़ पौधे, जानवर सभी का सफाया हो गया था और कहा यहाँ तक कि ये भी जाता है कि इन्हीं की वजह से 70% तक डायनासोर्स खत्म हो गए थे। सालों बाद 1978 में चिकजुलप क्रेटर को ढूंढा गया। ये वही गड्ढा है जो एस्ट्रॉयड के टकराने से बना था, लेकिन हाँ, इतने साल गुजरने की वजह से ये काफ़ी हद तक भर चुका है। चिकजुलप क्रेटर उस गांव के नाम पर है जो इसके सेंटर के पास है, जो कि लगभग 110 माइल चौड़ा है। इस एस्ट्रॉयड के टकराने का प्रभाव इतना प्रभावशाली था कि अगर उसका आज के सबसे पावरफुल मैनमेड बॉम्ब से कंपेयर करें तो कम से कम 20 लाख गुना ज़्यादा ताकतवर था। तभी तो डायनासोर्स जितने बड़े जीव भी इसके चपेट में आने से तबाह हो गए। इसके शौक से पूरी पृथ्वी में भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फटने लगा, समुद्र में सुनामी आ गया, पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ गया और साथ ही साथ आसमान में घने धूल के बादल छा गए, जिसने सूर्य की रोशनी को आने से ब्लॉक कर दिया, जिसके कई सालों बाद तक धरती अंधेरे में ही छाई रही। हम इस खतरनाक वक्त को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आज चिकजुलप कई साइंटिस्ट के लिए एक हॉट टॉपिक है। इतना खास इसलिए क्योंकि इससे डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आ ही गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना।